अब हर जगह मोदी ही मोदी है। 30 साल के बाद देश में यह पहला मौका है कि किसी सिंगल पार्टी को बहुमत मिला है। बीजेपी की यह जीत सही मायनों में मोदी की ही जीत है, क्योंकि उन्होंने अकेले अपने दम पर देश भर में विकास और इकोनॉमी के नाम पर वोट मांगे और जनता ने उनकी झोली में 282 सीटें भर दी और एनडीए को कुल मिलाकर 335 सीटें मिली है। लेकिन अब मोदी के लिए ज्यादा बड़ी चुनौती है इतने बड़े पैमाने पर लोगों की उम्मीदों को पूरा करने की। इन चुनावों का क्या संदेश है राजनेताओं के लिए, और बाजार और इकोनॉमी ने मोदी से क्या उम्मीदें लगा रखी हैं, क्या मुश्किलें हैं और क्या चुनौतियां हैं उनके सामने आने वाले समय में, इसी पर हम आज दिन भर चर्चा करने वाले हैं। इस कार्यक्रम की शुरुआत हम कर रहे हैं बाजार और इकोनॉमी के जाने माने लोगों से। हमारे साथ हैं आईसीआईसीआई बैंक की एमडी और सीईओ चंदा कोचर, पिरामल एंटरप्राइजेस की वाइस चेयरमैन स्वाति पिरामल, स्टेट बैंक के पूर्व चेयरमैन प्रदीप चौधरी, बीजेपी के एनर्जी सेल के हेड नरेंद्र तनेजा और सीएनबीसी आवाज के संपादक संजय पुगलिया। आप सभी का स्वागत है। संजय जी, सबसे पहले मैं आप ही के साथ शुरुआत करना चाहूंगी इस चर्चा की, क्योंकि 1984 के बाद हमने पहली बार देखा है कि एक सिंगल पार्टी ने इतना बड़ा बहुमत हासिल किया। लोग कह रहे हैं कास्ट स्ट्रीट पॉलिटिक्स को पीछे छोड़ दिया इस बारी, एक नए एरा की शुरुआत हुई है। आप भी मानेंगे लोकसभा का चुनाव 2014 में जो पूरा हुआ है, जिसके नतीजे कल हमने सामने देखे, जो झंडा बीजेपी का लहराया है भारत में, एक नए एरा की शुरुआत हुई और यहाँ से शायद एक नई शुरुआत होगी। वाकई में शायद अच्छे दिन आने की बात हो रही है। बिल्कुल, ऐतिहासिक दृष्टि से देखें तो ये बात समझ लेनी चाहिए कि ये लोग होते हैं जो अपनी तकदीरें खुद बनाते हैं। तो हिंदुस्तान कल से बदल गया है और ये बेचैनी पहले से थी। एक औजार के तौर पर, एक टूल के तौर पर हर चुनावों का इस्तेमाल होता है कि हम किस पर अपना भरोसा रखना चाहते हैं। और वहां पर नरेंद्र मोदी ने यह आश्वस्त किया लोगों को कि आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं। इसीलिए जब उनको मैंडेट दिया है इस देश की जनता ने, तो खुल करके दिया है। याद करिए, इसके पहले हम कहते थे कि चूंकि बड़ी राष्ट्रीय पार्टियों पर भरोसा नहीं है, इसीलिए गठजोड़ का युग आया है और हिंदुस्तान की फ्रेगमेंटेड पॉलिटिक्स जो है ये एक एग्रीगेशन है अलग अलग मैंडेट का। उस बात का आज एक प्रकार से अंत कर दिया है मतदाता ने, और एक व्यक्ति पर, एक पार्टी पर, एक अलायंस पर इतना बड़ा भरोसा दिया है जिसकी उम्मीद हम तमाम लोगों को, जो हम लोग समझते हैं कि हम लोग देश की नब्ज पर हाथ रखते हैं, थोड़ा बहुत जानते हैं कि राजनीति समाज में क्या हो रहा है, हम भी इस तरीके से नहीं पढ़ पाए थे कि सिंगल पार्टी मेजॉरिटी की तरफ देश इतनी जल्दी से लौट आएगा। तो जिन सामाजिक शक्तियों ने किसी दिन मंडल पार्टियों का अपना हथियार बनाया था, आज उन्हीं सामाजिक शक्तियों ने नरेंद्र मोदी को वो हथियार बनाया है। ऐसा नहीं है कि देश का मिजाज सिर्फ एक लेवल पे बदला है कि जातियों के दायरे टूटे हैं, दूसरे लेवल पर भी बदला है कि ये देश बहुत एम्बिशियस है और इसको लगता है कि नरेंद्र मोदी पर भरोसा किया जा सकता है। बहुत ही अभूतपूर्व मैंडेट है और इसकी व्याख्याएं करने में, इसको डाइजेस्ट करने में भी हमको कुछ वक्त लगने वाला है हर्षदा। बिल्कुल, तो यहाँ पर एक ऐतिहासिक जीत यहाँ पर हुई और ऐतिहासिक मैंडेट हिंदुस्तान की जनता ने नरेंद्र मोदी, एनडीए और बीजेपी के पक्ष में दिया है। स्वाति पिरामल जी, सवाल आपसे है मेरा अगला। बहुत लंबे समय के बाद हमने इस बार देखा कि कॉर्पोरेट इंडिया ने साफ तौर पर खुलकर अपनी पसंद जाहिर की थी इलेक्शन के पहले, और वैसा होता भी दिखा है। क्या आपको लगता है कि इस लिहाज से इस चुनाव के नतीजे काफी अहम है कॉर्पोरेट इंडिया के, और काफी कुछ देश के ग्रोथ को लेकर और साथ ही आगे के हिंदुस्तान के आउटलुक को लेकर बदलने वाला है? देखिए, 2-3 साल में ये इकोनॉमिक पैरालिसिस जो हुई है सब इंडस्ट्रीज में, चाहे स्टील, माइनिंग, फार्मास्यूटिकल्स, हेल्थ केयर, आप कोई भी इंडस्ट्री लीजिए, इसमें कोई डिसीजन नहीं हो रहा था। इकोनॉमिक पॉलिसी पैरालिसिस, और जो भी पॉलिसी भी आ रही थी वो एकदम स्लो करने के लिए, इट वाज एम्फसाइजिंग
growth, but it was actually not doing the job. तो कॉर्पोरेट इंडिया ने बहुत क्लियरली, बहुत सीधे तरीके से बोला है कि मोदी के ऊपर हमारा पूरा विश्वास है कि वो किक स्टार्ट करेंगे इकोनॉमी को और इकोनॉमी को ऊपर ही ऊपर ले जाएंगे. तो आई थिंक होल ऑफ कॉर्पोरेट इंडिया इज़ एक्सट्रीमली हैप्पी. कॉर्पोरेट इंडिया वाकई में काफ़ी ज़्यादा खुशी जाहिर कर रहा है. चौधरी साहब, आपकी क्या यहाँ पर आप क्या कहेंगे, जिस तरह का मैंडेट हमने देखा है और जिस कॉन्फिडेंस से इस बारी यंग वोटर्स ने इस तरह का मैंडेट सामने लाया है, एक्सपेक्टेशंस काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती यही होगी इन बड़े हुए एक्सपेक्टेशंस को डिलीवर करना, उन पर खरा उतरना. देखिए, ये चुनाव जो है आर्थिक मुद्दों पर लड़ा गया है, तो ये बहुत अच्छी बात है कि जाति, प्रांत, भाषा, ये सब चीजें इतनी कंसिडरेशन में नहीं आई. आर्थिक मुद्दा विशेष रूप से विकास के लिए. और ये सही है कि जो युवा वर्ग है, युवा युवती हैं, और मोदी जी की रैलीज में भी उनकी भारी उपस्थिति मिली, क्योंकि आज का युवा वर्ग जो है नौकरियों का जो अकाल है उससे बहुत ही परेशान है. और इसका कारण ये है कि पिछले 2 साल में हमारे देश में ग्रोथ रुक गया था, और ग्रोथ के साथ नौकरियां जुड़ी हुई हैं. तो नौकरियों का बाजार खराब होने के कारण आप देखिए, एक इंडिकेशन के रूप में इतने मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, इतने इंजीनियरिंग कॉलेजेस ये बंद हो गए, क्योंकि वहां से जो पास कर रहे थे उनको नौकरी नहीं मिल रही थी. तो जब इंजीनियर, मैनेजमेंट ग्रेजुएट्स के लिए नौकरी की दिक्कत है, तो दूसरे प्रोफेशंस में, जैसे आप मान लीजिए कारपेंटर हो गए, मिस्त्री हो गए, उनको भी उसी तरह की दिक्कत थी. और मोदी जी ने जो सबसे सामने बात रखी कि कुछ करके दिखाया, तो लोग जो है बताते हैं ऐसा करेंगे वैसा करेंगे. उन्होंने कहा आके मेरा ये देख लो. तो जिसे कहते हैं ही प्रोजेक्टेड एन ऑल्टरनेटिव, नॉट ए रेटोरिक. तो इससे लोग प्रभावित हुए. और मैंने कई जगह पर लोगों से ये सुना है कि लोग गुजरात गए हैं, इवन दिल्ली से बहुत लोग काम के लिए गुजरात गए हैं और वहां पर जो है अच्छा जीवन बिता रहे हैं. तो ये दोनों चीजें हैं कि एक तो, और जो यंग जनरेशन है वो उम्मीदों पर, आशाओं पर वोट देता है, और रिलेटिवली ओल्ड जनरेशन जो है वो फियर पे देता है. तो इस बार जो है चुनाव जो हुआ है वो होप पे हुआ है, और जो फियर का फैक्टर है वो थोड़ा कम रहा है. बिल्कुल. यहाँ पर हमारे साथ बीजेपी के एनर्जी सेल के हेड नरेंद्र तनेजा जी भी हैं. तनेजा साहब, स्वागत है आपका भी. क्योंकि जैसे कि हमारे सारे एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा ग्रोथ का था, और आप जिस सेक्टर के विशेषज्ञ हैं, एनर्जी, ऑयल एंड गैस, वहाँ से हिंदुस्तान को बड़ी उम्मीद है कि हम किस तरह से सेल्फ सफिशिएंट बन सकें एनर्जी के मामले में. क्या लगता है आपको, जिस तरह का मैंडेट हिंदुस्तान की जनता ने बहुत क्लियर कट, डिसिसिव मोदी जी को दिया है, अब उनके लिए ये बहुत ज़रूरी होगा कि वो उम्मीदों के मुताबिक नहीं, उम्मीदों से बेहतर डिलीवर करके दिखाएं? बिल्कुल. आप देखिए, पहली बात तो हमको ये अप्रिशिएट करना पड़ेगा, ये जो चुनाव था जिसके कल नतीजे आए, ये एक असाधारण चुनाव नहीं था, ये ट्रांसफॉर्मेशनल इलेक्शन था. और भारत की बीजेपी ने नेतृत्व दिया, नरेंद्र मोदी जी ने उसका लीडरशिप प्रोवाइड करी, और भारत की जनता ने आगे बढ़ करके नरेंद्र मोदी ने जितना भी समर्थन मांगा था उससे ज्यादा दिया. तो कुल मिलाकर के देश के, देखिए, नया ये तो लोग सब बोल रहे हैं नया युग शुरू हो गया, नया युग शुरू हो गया. नया युग ही नहीं शुरू हुआ. मेरा ये मानना है नए भारत का जन्म हुआ, नई रिपब्लिक का जन्म हुआ. जो अभी तक का भारतीय गणतंत्र था उसकी सोच अलग थी. उसकी सोच में समाजवाद भरा पड़ा था, जंजीरें लिपटी हुई थी, और ये कहा गया था जैसा सरकार कहे वो होगा. सरकार सेंटा क्लॉज थी, डोज देती थी, स्कीमें चलाती थी, और आम जनता वहां खड़ी होती थी और उसको लेती थी. ये सोच का कल जो है अंत हो गया. ये भारत, क्योंकि भारत की जो जनता है, भारत देश, भारत की संस्कृति, भारत की सोच, ये बिजनेसमैन के लिए एंटरप्राइजिंग लोग थे, और इनको जंजीरों में बांध रखा था. कल वो जंजीरें उठा करके बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, हिंद महासागर में फेंक दी गई, जिससे नए भारत का जन्म हुआ. अब पूरा प्रयास हमारी पार्टी का ये रहेगा कि हर भारतीय आगे बढ़ के आए,
काम करे, रोजगार पैदा करे। खाली सरकार नहीं करेगी, भारतीय रोजगार पैदा करेंगे। हम चाहेंगे हर भारतीय जो है वो एक अपने उसके अंदर का जो एक एंटरप्रेन्योरशिप है उसको निकाल करके लाए और नए नए सिटीज बनाए जाएंगे। भारत के अंदर वो सारा इलाका जहां तथाकथित नक्सलवाद फैला है या माओवाद फैला है, हम उसको पहले टारगेट करेंगे, जिससे वहां पे ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज ला कर सके। तो कुल मिलाकर के हमारा ये कहना है कि ये जरूरी इस बात को हम स्वीकारें कि नए भारत का जन्म हो गया, नए गणतंत्र का जन्म हो गया। पुराना भारत ठीक है जैसा भी था वो इतिहासकारों के हवाले, लेकिन नए भारत का जन्म जिसमें हर भारतीय खाली यही बन के नहीं आ रहा है कि उसको डोल मिलेगा, उसको सहायता मिलेगी, नहीं नहीं। अब जो हर भारतीय आ रहा है वो नए भारत का साथ में मिलकर के, फौज बन करके, सिपाही बन करके उसका जन्म करेगा, रोजगार अपने लिए भी पैदा करेगा, औरों के लिए पैदा करेगा। हर दूसरा व्यक्ति भारत के अंदर उसके अंदर तमन्ना होगी कि वो भी पैसा कमा सके, वो भी एक बड़ा बिजनेसमैन बन सके। क्योंकि मेरा यह मानना है कि अगर हमें भारत को आर्थिक महाशक्ति बनाना है, इसके अलावा हमारे पास कोई विकल्प नहीं। ये जंजीरें दोबारा भारत में वापस नहीं आनी चाहिए। भारत के अंदर जो है सरकार का काम गवर्नेंस होना चाहिए। मैं ये जानना चाह रही हूँ और संजय मैं आपसे ये सवाल करना चाह रही हूँ, इस नए भारत के जन्म में पॉलिटिकल अथॉरिटी में कितना ज्यादा रिन्यूअल आने की जरूरत होगी और आपको क्या लगता है कि बीजेपी की सरकार इस बारी वाकई में एक नए अंदाज में गवर्नेंस को लागू कर पाएगी? क्योंकि नरेंद्र मोदी साहब ने लगातार कहा है गवर्नमेंट से ज्यादा आप गवर्नेंस पर जोर दें। बिल्कुल, ये कई तरीके से डिस्कस होता है हर्षदा कि पॉलिटिकल अथॉरिटी के आने का मतलब क्या है। कहीं नरेंद्र मोदी अथॉरिटेटिव तो नहीं हैं, उनके बारे में कहा जाता है कि वो हैं, लेकिन ये सब डिबेट बड़ी ही एक तरीके से स्क्यूड थी और तरह तरह के प्रिजुडिसेस से प्रभावित थी। नरेंद्र मोदी को इसीलिए जाना जाता है कि वो डिसाइसिव हैं। हिंदुस्तान ने ये देखा कि काम चलाऊ, एडजस्टमेंट वाली, लेन देन वाली, तुम मेरा काम कर दो मैं तुम्हारा काम कर दूं, तुम मुझे कुछ बना दो मैं तुमको पावर दे दूं, कि राजनीति पर ही ये पॉलिटिकल क्लास सरवाइव करता आया था। एक बहुत अनहोनी घटना हुई है हर्षदा, नोटिस करिए पिछले 48 घंटे में सरकार बनाने में कौन मंत्री बनेगा नहीं बनेगा की चर्चाएं शुरू हुई और वो चर्चाएं मर गईं। कल दिन भर हम लोगों के पास गतिविधियां रिपोर्ट करने को नहीं थी, जीत के अलावा कुछ और करने को। ये पहली बार परिवर्तन मैं दिल्ली में देख रहा हूं, क्योंकि एक ऐसा व्यक्ति आया है जो इन सब चीजों को ठीक से जानता है। दिक्कत यह है इसकी कि जरूरत से ज्यादा जानता है, तो यहां पर आप जाके लॉबी नहीं कर सकते, मुझे ये चाहिए मुझे वो चाहिए नहीं मांग सकते। बहस चलेगी अब आने वाले दिनों में कि क्या ये संघ से संचालित होंगे, क्या संघ इनको कोऑपरेट करेगा, क्या बीजेपी की पुरानी पीढ़ी को ये बाहर कर देंगे। मूल सवाल यह है कि एक डिसाइसिव लीडरशिप चाहिए जिसकी नीयत पर एक मोटा मोटा भरोसा हो। हिंदुस्तान की ब्यूरोक्रेसी, हिंदुस्तान का गवर्नेंस स्ट्रक्चर ऐसा है कि कोई भी सरकार अगर चाहे तो इससे डिलीवर करा सकती है। ये इस बात के इम्तिहान का वक्त अब आ गया है। जो बात हुई मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस की, तो वो एक पॉलिटिकल स्ट्रेटजी भी है। नरेंद्र मोदी, जो मैंने कहा कि बहुत ज्यादा एकोमोडेशन, तुमको खुश करो मैं तुमको खुश करूं, कि राजनीति में यकीन नहीं करते। इसका मतलब ये नहीं है कि वो लोगों को साथ लेकर के नहीं चलेंगे। बहुत लोग कहते हैं कि रिजिड है, मेरा कहना है कि कोई भी आदमी पॉलिटिक्स में सर्वाइव करने के लिए आता है, उनको जरूरत पड़ेगी वो उतना फ्लेक्सिबल भी होंगे। उनकी खास बात यह है कि असर्टिव हैं। असर्टिव को आप कभी डिक्टेटोरियल बोल देते हैं, कभी ऑथोरिटेटिव बोल देते हैं। जो सबसे बड़ा बदलाव अब आने वाला है कि क्लैरिटी ऑफ थॉट है। दूसरी बात देखिए, करना क्या है। जो बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशनल काम करने हैं उनमें एक हिस्सा तो ऐसा है जिस पर डिबेट और डिस्कशन की जरूरत नहीं है। ब्लूप्रिंट बना पड़ा है, पिछली सरकार भी विचार विमर्श करके बैठी हुई थी, उन पर नेशनल कंसेंसस करीब करीब बना हुआ है या उसको बनाया जा सकता है। यहां तो लोगों को, जो मनमोहन सिंह का शब्द है वो मैं यहां स्टील करना चाहूंगा कि एनिमल स्पिरिट को अनलीश करने की जरूरत है। सरकार को अब जॉब नहीं देना है। नरेंद्र तनेजा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लोग अपने आप यहां पर एंटरप्रेन्योरल स्पिरिट को एक तरीके से अनलीश कर देंगे। आपको सिर्फ इनेबलिंग माहौल देना है। और नरेंद्र मोदी जानते हैं कि सरकार सब कुछ करे के बजाय मैं इनेबलिंग एटमॉस्फेयर दे दूं तो इसमें मेरी भी फतह है और लोग भी आगे बढ़ेंगे। जी, तो ये है इस वक्त मोदी जी के लिए सबसे बड़ा एजेंडा प्रधानमंत्री बनने के बाद। इस नोट पर लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद हमारे साथ जुड़ेंगे दो और दिग्गज, बाजार के जाने माने दिग्गज वल्लभ बंसाली, और साथ ही बातचीत करेंगे आईसीआईसीआई बैंक की एमडी और सीईओ चंदा कोचर से भी, इस छोटे से ब्रेक के बाद।
मोदी मैजिक चुनाव महाकुंभ में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। हमारे सारे दिग्गज, हमारे साथ एक्सपर्ट्स का पूरा पैनल, और अब हमारे साथ वल्लभ भंसाली जी कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं। वल्लभ जी, शुरुआत आपसे करना चाहता हूं। लोग 16 मई 2014 यानी कि कल के मैंडेट को कंपेयर कर रहे हैं 15 अगस्त 1947 से, कि ये उसी तरह का इतिहास बनता हुआ दिख रहा है जो हिंदुस्तान की आज़ादी के वक्त था। जानना मैं आपसे ये चाहता हूँ, इस ऐतिहासिक जीत के क्या मायने हैं और ये जीत आपके लिहाज से देश को किस तरह से बदलेगी? ये मैं इस बात से सहमत हूँ। मैंने खुद ही कई लोगों को मैसेज इसी बात का भेजा कि दूसरी आज़ादी है। इसलिए है कि इस समय लोगों ने अपने आप पर विश्वास किया है, अपनी समझ पर विश्वास किया है। क्योंकि इस समय मोदी जी कोई पॉपुलर नेता चुनाव के पहले नहीं हो पाए थे गुजरात के अलावा। धीरे धीरे उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ी थी, लेकिन उनके अगेंस्ट जिस किस्म का प्रोपेगेंडा आज भी हो रहा है, आज भी विदेशी चैनल कुछ न कुछ ऐसी बातें कह रहे हैं, तो उसके बावजूद लोगों ने खूब विचार विमर्श करके, खूब विचार मंथन करके इस देश के भविष्य के बारे में सोच के ये मत दिया है। दूसरा एक चीज़ जो नज़र आ रही है मुझे, कि ये जो पूरे देश को अगर हम देखें तो लोगों ने डिसाइसिवनेस को चूज़ किया है। तो ये चाहते हैं कि वो डिसाइसिवनेस को वो आदमी चूज़ करता है जिससे बिल्कुल ठीक से पता होता है कि हमें क्या चाहिए और कौन चाहिए। तो ये उपलब्धि इतनी बड़ी है कि लोगों ने इसे मेरे ख्याल से ठीक से अब्जॉर्ब नहीं किया है। तो मैं तो बहुत रोमांचित हूँ इससे, और मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि ये नई आज़ादी है। और आशा करते हैं कि ऐसी दो आज़ादी हमें पहले भी मिली थी, 1977 में मिली थी, 1947 में मिली थी। ये आज़ादी जाया ना हो जाए, इसके लिए बहुत काम करना होगा। संजय, आपकी क्या राय होगी, या फिर आप कुछ सवाल जो पूछना चाहेंगे बंसाली साहब से? मेरी राय बिल्कुल यही है जो ये कह रहे हैं वल्लभ भाई, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये दूसरा बड़ा मौका है, या कहिए शायद तीसरा बड़ा मौका है देश के लिए, जो हमारे हाथ से चला न जाए। और उसमें एक जिसकी तरफ मैं ध्यान आकर्षित आप लोगों का करना चाहूँगा, वो पॉइंट ये है कि ऐसा क्यों हम लोगों को पहले पता नहीं चला कि ऐसा मैंडेट आ सकता है। एक तरह के नैरेटिव पर इस देश में कंट्रोल रखा गया है। उसको हल्के में समझना हो तो मैं कहूँगा कि ये दिल्ली क्लब है और एक छोटा सा बॉम्बे क्लब है। वो समझता है कि पब्लिक क्या संवाद करे ये हम डिसाइड करेंगे। इसीलिए ये किसी को दिख नहीं रहा था कि देश कितना एस्पिरेशनल हो गया है। ये किसी को दिख नहीं रहा था कि एक आउटसाइडर नरेंद्र मोदी पब्लिक में किस प्रकार से एक्सेप्टेबल हो जाएगा, जिसके आप 2002 की घटनाओं की बात करते रहेंगे, लेकिन कांग्रेस के प्रति नाराजगी नहीं, गुस्से का लेवल इतना ज्यादा होगा कि उसको इस प्रकार की ऐतिहासिक पराजय देंगे कि आज की तारीख में ब्रेकअवे कांग्रेस के लोग जो हैं उनकी तादाद ज्यादा है। ममता बनर्जी, जगन रेड्डी, शरद पवार के पास 51 सीटें हैं और कांग्रेस के पास 44 या 45, 46 सीटें आई हैं शायद, वो हैं। आप समझिए कि ये कितना बड़ा पनिशमेंट है। तो एक प्रकार से जो माइंड कंट्रोल करने की पॉलिटिक्स थी कि हम जो कहते हैं पब्लिक उसको मान ले, ये उसका करारा जवाब है। लेकिन यहां से दूसरी चुनौती शुरू होती है, वो ये है कि अब कोई मजबूत क्रेडिबल वॉइस जिसको ये देश समझ में आता हो, वो सामने होगा क्या? क्योंकि किसी भी लोकतंत्र की सेहत के लिए बड़ा जरूरी है कि ऐसे मजबूत मैंडेट के सामने उतना ही समझदार विपक्ष भी हो। विपक्ष कहां है? हम लोगों को तो 21 मई के बाद इस पर भी चर्चा करनी होगी, इस पर भी ध्यान देना होगा। और मैं समझता हूं कि नरेंद्र मोदी भी ये चाहते होंगे कि मेरे सामने कम से कम ऐसे आलोचक हों जो मेरे जितना और मुझसे ज्यादा जानते हों और मुझे पहले से ही चेतावनी दे सके कि मेरे से क्या गलतियां न हो। इसीलिए ये एक दूसरी बड़ी चुनौती होगी कि आप ऐसे मैंडेट को अपने हाथ से गंवाने न दें। ऐसा मैंडेट देखिए कोई व्यक्ति तभी गंवाएगा जिसको लगता है कि उसको पावर में रहना है, जिसको पैसे कमाने हैं। नरेंद्र मोदी का ड्राइव कुछ और है। इनको एक बड़ा काम करके जाना है और वो ड्राइव शायद ये है कि बड़ा नाम करके जाना है। इसीलिए जो दुनियादारी की छोटी मोटी लालच वाली बातें होती हैं, ये हम समझते होंगे कि कुछ गलतियां करेंगे, कुछ कहीं ये ट्रैप में आ जाएंगे, कहीं ना कहीं कोई स्कैम हो जाएगा, वो सब तो दिन देखिए सचमुच चले गए हैं। तो जब अच्छे दिन आने वाले हैं का एक स्लोगन इस देश में चला है, तो उसके पीछे का मंतव्य यही है कि यहां पर इस मैंडेट को डिलीवर करने के लिए नरेंद्र मोदी को ये पता है कि वक्त बहुत कम है।
इसीलिए जब हमने कहा उनसे अपने इंटरव्यू में कि 100 दिन के अंदर आपका एजेंडा क्या होगा, तो वो एक्सपेक्टेशन को मिनिमाइज करने की कोशिश कर रहे थे कि सरकार का हिसाब 100 दिनों में नहीं 60 महीनों में मांगना चाहिए, 5 साल में मांगना चाहिए। लेकिन उनको पता है कि आगे विधानसभा के चुनाव हैं, हर चुनाव अब उन पर रेफरेंडम होगा। उनको इस चुनाव को जीतना है तो वोटर के लिए महंगाई भी ना बढ़े और ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट करें। ये बहुत डिफिकल्ट बैलेंस है जो उनको अचीव करना होगा। और हम लोग एफडीआई की बात, पेंशन फंड, इंश्योरेंस वगैरह की बात करते हैं, उस पर मुझे सिर्फ इतना कहना है कि 3 लाख करोड़ का अगर किसी के पास कैश पड़ा हो देश के डोमेस्टिक उद्योगपतियों के पास, तो पहले उसको इन्वेस्ट करने के लिए आप माहौल बना देंगे तो शुरुआत वहां से हो जाएगी, ताकि आप दुनिया में ग्रेट पावर बनने का जो हिंदुस्तान का एक ऑब्जेक्टिव है उसको पूरा कर सकें। वल्लभ जी, चूंकि खुद मोदी जी ये कह रहे हैं कि मुझे 100 दिन के कार्यकाल पर मत जांचिए, 60 महीनों के कार्यकाल पर जांचिए। जब 60 महीने खत्म होंगे, क्या कुछ ऐसा मोदी जी करेंगे जिससे आप मानेंगे कि जो मैंडेट देश ने उनकी उम्मीद से ज्यादा शायद दिया है, उसके दम पर उन्हें एक सफल प्रधानमंत्री कहा जाना चाहिए? मेरे ख्याल से लोगों का मूड उन्हें 60 महीने देने का बिल्कुल नहीं है, और ना ही वो ये समझते हैं। ये कंजर्वेटिव बात है और बहुत अच्छी बात है, उन्हें यही कहना चाहिए। लेकिन वो ऐसा करेंगे, ऐसा मैं बहुत डिसअपॉइंट होऊंगा। एक्चुअली देखें ना तो 5 साल पहले हम भारत के पोटेंशियल की बातें कहते थकते नहीं थे, उसमें कोई असहमत नहीं होता था। हमारे जैसे कुछ लोग थे जो गवर्नेंस से दुखी थे तो कहते थे कि गवर्नेंस बिना कुछ नहीं होता, बट कुल मिला के पोटेंशियल दिखता था। आज भी वही पोटेंशियल है, क्या कठिनाई है। दूसरी बात यह है कि ये हकीकत है कि यूपीए पिछले 16-18 महीने से, खास करके चिदम्बरम ने जब से कमान लगभग संभाल ली थी, तो बहुत सारे इनिशिएटिव लिए हुए हैं। तो भारत में क्या करना है और पोटेंशियल, डिमांड एंड प्लान दोनों ही एस्टैब्लिश थे। गवर्नेंस की कमी के कारण वो दोनों ही नहीं दिख रहे थे। इसके लिए उन्हें 60 महीने की जरूरत ही नहीं है। अगर बजट डेफिसिट को संभालना है तो सब्सिडीज का मैनेजमेंट कैसे हो, ये भी बहुत स्पष्ट है। डायरेक्ट कैश ट्रांसफर है, जीएसटी है, कुछ डाइवेस्टमेंट्स हैं। प्राइवेटाइजेशन की जरूरत नहीं, जो कह चुके उतना ही प्राइवेटाइजेशन कर दे, उतना ही काम हो जाएगा। सूटी के अंदर है, जैसे उन्होंने एक शुरुआत की थी कोई एक आध बैंक के शेयर बेच के, तो इतना पैसा तो सरकार के पास है। एक एक कंपनियों के पास 25-50 हजार करोड़ रुपया लगा हुआ है। और मैं आपको एक चीज कहूं कि भारत में जितने लोग दुखी थे, उतने ही दुनिया के बिजनेसमैन भारत में पैसा लाने के लिए उत्साहित हैं। ये बात मैंने कई पैमाने पे, कई स्तर पर पर्सनली और लोगों से मैंने सुनी है। तो मुझे तो कोई कठिनाई नहीं लगती, उन्हें 60 महीने की क्यों जरूरत होगी। एक विपदा जरूर है, वो है महंगाई की, और महंगाई के ऊपर उनकी नीति क्या होती है। लेकिन मैं समझता हूं कि रुपया अगर मजबूत हो जाता है, ये 57 पे आ जाता है, तो ही इन्फ्लेशन के अंदर एक बहुत बड़ा फर्क पड़ जाएगा, बिकॉज ऑफ आवर इंपोर्ट डिपेंडेंसी एक्सेट्रा। तो ख्याल से ना तो उनको जरूरत है इस 60 महीने की, ना लोग उन्हें देने के लिए तैयार हैं। यहाँ पर चंदा कोचर भी हमारे साथ हैं, आईसीआईसीआई बैंक के एमडी और सीईओ। चंदा जी, मैं आपसे ही समझना चाहूंगी, क्योंकि लगातार हमने बात की है जिसकी भी नई सरकार बनती है, और अब वो साफ हो गया है कि मोदी के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार बनेगी। इकोनॉमी को बूस्ट करने की जरूरत है, ग्रोथ को वापस पटरी पर लाने की जरूरत है। आपके लिहाज से वो पहले क्या कदम होने चाहिए जो मोदी सरकार अमल में लाएगी? आई थिंक गवर्नमेंट के लिए कुछ इमीडिएट प्रायोरिटीज़ होनी चाहिए और कुछ लॉन्ग टर्म प्रायोरिटीज़ होनी चाहिए। जो इमीडिएट प्रायोरिटीज़ हैं उसमें सबसे पहले यही रहना चाहिए कि जो एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स हैं उनके पेंडिंग इश्यूज़ को रिजॉल्व किया जाए। जो प्रोजेक्ट्स के सब अप्रूवल्स जो स्टक हुए हैं उन अप्रूवल्स को दिया जाए, ताकि जो इन्वेस्टमेंट्स करंटली जो अनप्रोडक्टिव हैं ये सब इन्वेस्टमेंट्स कैश फ्लो जनरेट करना शुरू करें। सो क्लियरिंग द इश्यूज अराउंड एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स, आई थिंक वो एक सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। सेकेंड इमीडिएट प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स अनाउंस किए जाएं, विच मीन्स फॉर एग्जांपल क्लैरिटी अराउंड टैक्स पॉलिसीज, रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन एंड सो ऑन, ताकि एक कॉन्फिडेंस ग्लोबली वर्ल्ड में जा सके कि पॉलिसी साइड पे हमारा जो एनवायरनमेंट है वो स्टेबल और बिजनेस फ्रेंडली रहेगा। देन ऑफ कोर्स जो गवर्नमेंट सेक्टर है वहाँ पे बहुत सारी डिसीशंस, पेमेंट्स पेंडिंग हैं प्राइवेट सेक्टर के, तो पूरी जो ब्यूरोक्रेसी है उसमें एक डिसीजन मेकिंग एनवायरनमेंट वापस लाना चाहिए, ताकि जो पेमेंट्स, जो डिसीशंस पेंडिंग हैं वो सब क्लियर हों। जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन एक काफ़ी इमीडिएट
प्रायोरिटी की तौर पर लिया जा सकता है। तो ये कुछ इमीडिएट प्रायोरिटीज़ रहेंगी। आई थिंक लॉन्ग टर्म में तो ऑफ कोर्स वी हैव टू लुक एट हम किस तरह अपनी कंट्री के मैन्युफैक्चरिंग बेस को स्ट्रेंथन करें, एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन के लिए क्या क्या इनिशिएटिव्स ले सकते हैं, और ओवर अ लॉन्ग टर्म इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट्स को किस तरह हैंडल किया जाए। तो साफ तौर पर इंडस्ट्री का भरोसा जीतने के लिए काफ़ी कुछ काम करने होंगे। गवर्नेंस कम किया जाए, पॉलिसी साफ की जाए और अटके हुए प्रोजेक्ट्स को तुरंत क्लियरेंस मिले ताकि इकोनॉमी फिर से ग्रोथ की ट्रैक पर लौट सके। ये है उम्मीदें, ये यहाँ पर हमारे दिग्गजों की। ऐसे मिलेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। बने रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं CNBC आवाज पर एक खास पेशकश, जहां पर हम बात कर रहे हैं मोदी मैजिक की। वो कौन सी चीजें हैं जो एक जादुई तौर पर इस इकोनॉमी, इस देश को बदलाव की तरफ ले जाएंगी, और इस पर हमारे साथ मौजूद है देश के जाने माने, इंडस्ट्री के जाने माने लोग। स्वाति पिरामल, मैं आपके पास आना चाहूंगी। जैसे हम पहले भी चर्चा कर रहे थे कि शायद ये देश 60 महीने यानी कि 5 साल का टाइम ना देना चाहे इस सरकार को, खास तौर से प्रधानमंत्री मोदी को। इमीडिएट तौर पर आप वो क्या एक दो चीजें देखना चाहेंगी जिस पर फटाफट से काम किया जाए ताकि रिवाइवल भी हो और जो इतनी बड़ी एक्सपेक्टेशंस बड़ी हुई है वो भी कहीं ना कहीं डिलीवर होना शुरू हुए? देखिए, जो इनोवेशन लेड इकोनॉमी मोदी जी उनके ब्लॉग में लिखे हुए थे कि हमको साइंस और टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है, डिफेंस में, फार्मास्यूटिकल्स में, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, IT, ये जो हमारी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लेड, इंटेलिजेंस लेड इकोनॉमी है, उसको हम बढ़ाएंगे। और इतनी अच्छी तरह से उन्होंने ब्लॉग में लिखा था, आई वाज वेरी इम्प्रेस्ड। तो इनोवेशन के लिए पहले जो ग्रोथ के लिए वो एक्शन लेंगे। हमारे देश में रिवर्स ब्रेन ड्रेन पहले हुआ करते था 5 years ago, ऑल द साइंटिस्ट वर कमिंग बैक टू इंडिया, पर अभी 2 साल से वो एकदम स्टॉप हो गया। क्लिनिकल ट्रायल्स बंद हो गई, R&D सेंटर शिफ्ट आउट हो गए, सब मॉलिक्यूल्स सब लोग विलायत ले गए। तो ये इनोवेशन लेड इकोनॉमी एकदम स्टॉप और हॉल्ट के ऊपर हो गया था। तो ये रिवाइव करेंगे मोदी जी, उन्होंने लिखा है, और पर्टिकुलरली डिफेंस में उनकी बहुत इंटरेस्ट है। एंड सेकेंड इज़ एजुकेशन एंड हेल्थ। ये हमारी जो भी मिनिस्ट्री थी वो लेफ्ट ओवर मिनिस्ट्रीज थी, और इसके ऊपर कोई देयर वाज नो अटेंशन एट ऑल, और कोई जो भी मिनिस्टर था वो दूसरी चीज़ भी कर रहे थे। तो जो फोकस होना चाहिए हेल्थ और एजुकेशन, वो बिल्कुल नहीं था। तो हमारी बहुत ही उम्मीद है कि ये 2 मिनिस्ट्रीज़, मोदी जी का खुद बहुत इंटरेस्ट है, मैटरनल इन्फेंट मोर्टेलिटी कम करना, हेल्थ अच्छा करना, द पीपल्स पर्सन ही इज़। सो ये मेरी बहुत ही उम्मीद है कि वो अटेंशन, पूरी अटेंशन देंगे। जी चौधरी साहब, समझा ये जाता है कि गुजरात की जो सरकारी कंपनियां हैं, गुजराती कंपनियां जो है वो शायद केंद्र सरकार की जो सरकारी कंपनियां हैं या PSUs हैं उनके मुकाबले में बेहतर काम करती है, गवर्नेंस वहां पर बेहतर है, मुनाफा वो ज़्यादा बेहतर दिखाती हैं। आप चूंकि देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक के चेयरमैन रह चुके हैं SBI के, मैं जानना ये चाहता हूँ क्या मोदी जी के लिए ये एक बड़ा एजेंडा होगा कि वो सरकारी बैंकों के कामकाज में सरकार के मंत्रियों का जो दखल है उसे खत्म करें, और साथ ही सरकारी कंपनियों को रिवाइव करने के लिए, मुनाफेदार बनाने के लिए मोदी जी को क्या कुछ करना होगा इस दिशा में? देखिए, सरकार की भूमिका कभी कम नहीं होगी। आज आप विदेश में भी देखिए, अमेरिका में, यूरोप में, जापान में, जहां भी इकोनॉमी रुक जाती है तो लोगों की अपेक्षा सरकार से होती है कि सरकार इन इकोनॉमीज को, सरकार और उसके अंदर सेंट्रल बैंक्स जो हैं उसको किक स्टार्ट करे। तो जो चीजें हैं ये बहुत सिंपल हैं। जैसे बड़ी बड़ी सरकारी कंपनियां हैं, उनके अंदर जो CEO की नियुक्ति है उस पर फैसला हो चुका है पर नियुक्ति हो नहीं रही है। तो इससे किसको फायदा है? इससे जो है अनिश्चयता होती है। आपने जिसको भी आपको ठीक लगे आप CEO नियुक्त करिए, पर दूसरे CEO के जब वो चले जाएं उससे पहले ही उनको ऑर्डर मिल जाए, ताकि एक भी दिन जो सरकारी संस्था है वो हेडलेस न रहे, जैसा कि प्राइवेट सेक्टर में होता है। दूसरा, जो हमारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं
अस्पताल के, स्कूल के और मान लीजिए आईआईटी के, आईआईएम के, उन सब पे पैसा रोका हुआ है। रेलवेज के निर्माण के, पुल के, ये सब पैसा रोका हुआ है। इस पैसे को रिलीज करना चाहिए, क्योंकि पिछले 4 महीने में सरकार के सारे खर्च इस तरह से बंद कर दिए गए थे कि मनी फ्लो बंद हो गया था। और जो सबसे बड़ी चीज है लास्ट माइल की प्रोजेक्ट, और वो कार्य जो है 90% हो गया है और वो 10% पूरा नहीं हो रहा है। और तीसरी बात ये कहूंगा कि सरकार की योजनाओं में हम जो है आउटकम को देखें। अब जैसे शिक्षा विभाग है, शिक्षा विभाग में हम कहते हैं इतने अरब करोड़ रुपया खर्चा हो गया। अरे भाई, खर्चा नहीं हुआ, उसके बाद आप पूछिए कि इसके खर्चे से हमारे कितने नए क्लासरूम बने। कि क्लासरूम मान लीजिए पहले 25 लाख थे, अब बढ़कर 30 लाख में है। अब रेल का बजट देखिए, रेल के बजट में आता है, फिर भी आता है कि इतना भाड़ा आया, इतना ये आया, पर कितनी नई रेलवे लाइन बढ़ी या कितने लाइनों का डबल ट्रैक हुआ, कितने लाइनों का ट्रिपल ट्रैक हुआ। उसी तरह अस्पतालों में हेल्थ बजट में इतना खर्चा हो गया। अरे भाई, इतना खर्चा हो गया तो हॉस्पिटल के बेड कितने बढ़े। और साथ ही में सरकार में बहुत जगह पर ऐसे हैं कि 100 करोड़ रुपए का अस्पताल तो बन गया है, पर उसमें 1 या 2 करोड़ के कारण जैसे डॉक्टर्स की या नर्सों की नियुक्ति नहीं हो रही है, तो अस्पताल रुका पड़ा है। तो इन चीजों को खत्म करें। तो ये जो चीजें हैं ये ज्यादा बड़ी नहीं है, पर आसानी से हो सकती हैं। और दूसरा ये कहूंगा, मैं भी ये 100 दिन 200 दिन के पक्ष में नहीं हूं। लोग धीरज रखते हैं, लोग ये मानते हैं कि भारतवर्ष जो एक बहुत बड़ा जहाज है उसको घुमाने में टाइम लगेगा। और जो पीछे यूपीए सरकार थी उसके 5 साल के बाद भी लोगों ने उसको और 5 साल दिया था। तो लोग बहुत जल्दी में नहीं है, पर सरकार को ऐसा न लगे कि सरकार सो गई है। बिल्कुल। तो इसलिए, और जो इम्प्लीमेंटेशन है, और ज्यादा पॉलिसी से अलावा इम्प्लीमेंटेशन पर ज्यादा ध्यान होना चाहिए। बिल्कुल, पॉलिसी बनाएं लेकिन उसे लागू भी करें, और यही होगी की इस सरकार की सक्सेस की। लेकिन तनेजा साहब, जिस स्पेस के आप एक्सपर्ट हैं, ऑयल एंड गैस, पिछले यूपीए सरकार में ये सेक्टर, ये स्पेस काफ़ी विवादों में रही। शायद सबसे ज़्यादा हिंदुस्तान में रिफॉर्म्स की ज़रूरत इसी स्पेस में है। और सबसे बड़ा और तुरंत एक मामला जो इस सरकार के सामने आने वाला है वो गैस प्राइस हाइक का, जो कि चुनाव के पहले टाल दिया गया। 1 मई से $8 जो होने वाली थी। ये बताएं कि सरकार, नई सरकार, मोदी की सरकार इस स्पेस में किस तरह के रिफॉर्म्स ला सकती है? देखिए, सबसे पहले तो यह है कि अगर आप ऑयल एंड गैस सेक्टर या एनर्जी सेक्टर एज ए होल आप देखते हैं, आप देखिए आणविक ऊर्जा के अंदर देखिए कोई बहुत ज्यादा काम नहीं हो रहा। ऑयल एंड गैस सेक्टर में देखा कि पिछले 3 साल के अंदर ऑयल एंड गैस सेक्टर में बिल्कुल सब काम ठप हो गया। इस हालत तक ठप हो गया है, जो हमारी देश की कंपनियां थी प्राइवेट सेक्टर की, वो पछता रही हैं हम यहाँ कहाँ फंस गए। जो सरकारी कंपनियां थी वो आगे नहीं बढ़ा पा रही, और विदेशी कंपनियां जो आई थी उनमें से 3 बड़ी बड़ी कंपनियां मैं नाम गिना देता हूं, BHP, एनी ऑफ इटली और सेंटोस ऑफ ऑस्ट्रेलिया। इन लोगों ने अपना बोरिया बिस्तर बांध रखा है, ये देश से जाने की तैयारी में, यहां से जाना चाहते हैं। अब आप रिन्यूएबल में उठाकर देखिए, भारत दुनिया में जितने भी बड़े देश है, भारत एकमात्र ऐसा देश है इसके रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर कोई नीति है ही नहीं, नीति नहीं है, पॉलिसी नहीं है, डॉक्यूमेंट भी नहीं है। रिन्यूएबल एनर्जी का कोई एक्ट भी नहीं है जो पार्लियामेंट ने पास किया, कुछ है ही नहीं वहां पे। अच्छा, इसी हिसाब से आप उठा करके, तो आप एनर्जी सेक्टर जो है वो सेंट्रल होता है। जितने भी हमारी पार्टी ने जितने वायदे करे, उन सारे वायदों को पूरा करने के लिए अगर ऊर्जा क्षेत्र जो है वो ठीक नहीं होगा तो कोई वायदे हमारे पूरे हम नहीं हो पाएंगे। तो इसलिए हमारी ऊर्जा क्षेत्र को लेकर के हम भारी परिवर्तन लाने वाले हैं। ईंधन को लेकर के हमारी नई सोच जो है वो हम उसको जन्म दे रहे हैं, और इसकी सारी तैयारी हमारी हो चुकी है। हमारे नीतियों के कागज बन चुके हैं, और इंप्लीमेंटेशन हमारा जोर सारा है ही इंप्लीमेंटेशन। सरकारी कंपनियां जो है हम उनको जेन्युइन ऑटोनॉमी देंगे, लेकिन साथ में उनसे यह भी पूछा जाएगा हर क्वार्टर के बाद आपने काम कितना किया। प्राइवेट सेक्टर्स के साथ हम बैठेंगे, हम बातचीत करेंगे, हम पहले ये पूछना चाहेंगे परेशानियां क्या हैं, और जहां जहां काम रुका पड़ा है। आप देखिए, इस जो जाति सरकार है, कांग्रेस सरकार ने कहा हम NELP का नया राउंड लेकर के आएंगे। अरे जो पुराने राउंड है उसमें 50% ब्लॉक में तो कोई काम ही नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा, वहां पे ब्लॉक खाली पड़े हुए हैं। और कंपनियों को इतनी परेशानी, आप गैस की कीमत तय नहीं कर पा रहे, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की जो प्राइसिंग होती है उसकी जो लेके कभी आप ऊपर जाते हैं कभी नीचे जाते हैं। तो हमारे को आकर के सबसे पहले हमारा काम है, जहां जहां पे बीच बीच में चाइना वॉल बनी पड़ी हैं, बाधाएं बनी पड़ी हैं, तमाम पत्थर सड़क पर डाल दिए गए, उनको आकर के साफ करें, जिससे ये पूरा जो सेक्टर है
है, इसके लिए एक हेल्दी एनवायरमेंट आप बना पाए। जो मुद्दे जैसे गैस प्राइसिंग का आपने दिक्कत किया, मुझे समझ में नहीं आता कि गैस प्राइसिंग को लेकर के सरकार ने इतना लंबा समय क्यों नहीं लिया, क्यों नहीं देश के साथ संवाद किया, क्यों नहीं कंपनियों के साथ संवाद किया। अब इशू को उठाकर इसका नतीजा हुआ पॉलिटिसाइज हो गया, लोगों ने तरह तरह की बात कहना शुरू कर दिया, अब लोग ईमानदारी से फैसले लेने में भी डरने लगे हैं। तो ये जो माहौल ऐसा क्रिएट करा गया, और खासतौर से एनर्जी सेक्टर में एटॉमिक एनर्जी से लेकर के गैस क्षेत्र से लेकर के कोल सेक्टर को लेकर के रिन्यूएबल सब जगह 3 साल के अंदर काम ठप पड़ा हुआ है। तो मुझे उसके लिए हमारी तैयारी पूरी है, हमारी नीतियां तैयार हो चुकी हैं, हमारे दस्तावेज तैयार हैं, हमारा अंदर मंथन चल रहा है। आप ये देखेंगे हमारी जिस दिन हमारी सरकार बन जाती है उसके 6 महीने के अंदर आप ये देखेंगे इसमें एग्जीक्यूशन का काम शुरू हो चुका है। आप एक थोड़ी सी झलक हमें बता पाएंगे कि कौन सी नीतियां लागू कर पाएगी ये सरकार इस क्षेत्र को रिवाइव करने के लिए, या फिर यहाँ पर इन्वेस्टमेंट एक फोरफ्रंट पर लाने के लिए? देखिए, सबसे पहला यह है कि हमारा जो बहुत बड़ा फोकस होने वाला है वो रिन्यूएबल एनर्जी। हम रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर के देश के अंदर क्रांति पैदा करना चाहते हैं, ऐसी क्रांति जिसमें बायोमास और सोलर उसकी इतनी बड़ी भूमिका होगी कि हर गांव के अंदर कम से कम 7 लोगों को रोजगार मिलेगा सौर ऊर्जा के माध्यम से ही। और इसके ये ऑफ ग्रिड वाली बात है, जो ग्रिड है उसके अंदर भी हम भारी परिवर्तन करेंगे और देश को रिन्यूएबल को लेकर के 6 महीने के अंदर नीति देंगे और दिशा देंगे। ऑयल एंड गैस सेक्टर के हमारा ये मानना है हमारी निर्भरता आयातित जो तेल है और गैस पर बहुत ज्यादा बढ़ रही है और ये देश के लिए बहुत खतरनाक है। इसलिए देश में जितनी भी जगह हमारी तेल है या गैस है और उसके लिए हम ऐसी एक दिशा लेकर के आएंगे, जो जो बाधाएं रुकी पड़ी उन बाधाओं को तुरंत हटाएंगे और 6 महीने के अंदर आप ये देखेंगे उसके अंदर भारी जो है एक्शन जो है उसके अंदर शुरू कर दिया जाएगा। एटॉमिक एनर्जी के अंदर हमारी जो दिशा है, हमारी सोच है, यह है कि एटॉमिक एनर्जी को लेकर हम जनता से भी संवाद करेंगे, हम लोगों से भी पूछेंगे, और लेकिन साथ साथ हम ये मानते हैं कि आणविक ऊर्जा का कोई विकल्प नहीं है और उसमें जो है हम एक अच्छा जो कदम उसमें आएंगे। तीसरी बात, जो कोल सेक्टर, भारतीय जो अर्थव्यवस्था, भारतीय ऊर्जा सेक्टर, ये कोल सेक्टर सेंट्रल है, उसके अंदर हमारी ये है कि हम भारी परिवर्तन कोल सेक्टर के अंदर लेकर के आएंगे। बिल्कुल, तो ये है एजेंडा नई सरकार का ऑयल एंड गैस स्पेस को लेकर। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, बने रहिए हमारे साथ। यहाँ पर हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं और हम इस ऐतिहासिक विजय के बाद किस तरह का आगे का एजेंडा सरकार का रहेगा उस पर बातचीत कर रहे हैं। वल्लभ जी, आपसे सवाल एक बाजार पर न लूँ तो शायद ठीक नहीं होगा। जानना ये चाहता हूँ, ज़्यादातर लोग अब ये बात करें कि बाजार एक नए बुल रन में जाता हुआ नजर आ रहा है और बड़ी तेजी की शुरुआत होती हुई दिख रही है। आपका क्या अंदाजा है अगले 2, 3, 5 साल के लिए हिंदुस्तान की इक्विटी मार्केट की क्या स्टोरी है? और वो इन्वेस्टर्स, और खासतौर से हिंदुस्तान के सारे इन्वेस्टर्स तो बाजार से बाहर है, क्या लौट आने का समय है? यहाँ से भी अच्छी खासी वेल्थ इक्विटी मार्केट्स आने वाले समय में बनाकर देगा? देखिए, एक दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि लोग जब शेयर मार्केट में आते हैं तो जिस तरह पहले बात चल रही थी कि 100 दिन का खेल है कि 60 महीने का खेल है, तो वो सरकार में तो समय देंगे कि नहीं, लेकिन इक्विटी मार्केट को समय आपको जरूर देना है। तो एज एन इन्वेस्टर जब हम किसी कंपनी में जाते हैं तो उसकी परफॉर्मेंस के पहले उसके प्रोस्पेक्ट और कैपेबिलिटी को देखते हैं। तो अगर वही सिद्धांत में अगर देश को लागू करूं कि क्या प्रोस्पेक्ट्स है और क्या कैपेबिलिटी है, वो दो देखते हुए तो मुझे ये बहुत निश्चित लगता है कि जो लोग करीब 15% का रिटर्न सालाना चाहते हैं, जो कि रीजनेबल रिटर्न है 15-18, तो उनके लिए तो ये मौका मैं कहूं कि इतना फैंटास्टिक है जिसका हिसाब नहीं है। कि 15% नॉमिनल ग्रोथ इन इकोनॉमी बिल्कुल एक्सपेक्ट की जा सकती है, 12 से 15%, विच मीन्स कॉर्पोरेट ग्रोथ ऑफ 15 to 20%। तो आपके पोर्टफोलियो में आपको इतने पैसे मिलेंगे। छोटे आदमी को म्यूचुअल फंड के थ्रू जाना चाहिए, और मुझे तो आज जैसे लग रहा है कि मेरे जैसे का पोर्टफोलियो अगर जो है हमारी, तो मुझे लगे मुझे तो कुछ करना ही नहीं है, ये तो सब अपने आप चलने वाला है, क्योंकि देश का हर सेक्टर रोटेशन के अंदर पिछले अगले 5 सालों में मुझे चलता हुआ दिखता है। एक आईटी सेक्टर का एक सवाल, जो एक्सपोर्ट सेक्टर है, वो एक्सपोर्ट सेक्टर के अंदर ये बात चलेगी, क्योंकि रुपया अगर मजबूत होता है तो उस सेक्टर को एक बार जरूर झटका लगता है। तो वो एक सेक्टर को थोड़ा मॉनिटर करना पड़ेगा, उसको छोड़कर इतना अच्छा मौका, जबकि क्योंकि इक्विटी गवर्नेंस प्रोडक्ट है अनिल जी,
ये सबसे मैं कहता आया हूं कई सालों से कि जहां गवर्नेंस लुढ़क जाती है वहां कौन इक्विटी लगाएगा, बॉन्ड में भी पैसा नहीं लगाते हैं। तो जो अगर गवर्नेंस सुधरने की बात है, राष्ट्रीयता की बात है, लॉन्ग टर्म की बात है, अपनत्व की बात है, हम वही तो देखना चाहते हैं, ओनरशिप ही तो देखना चाहते हैं किसी कंपनी के अंदर। तो जितनी बातें हैं, अगर मैं इंडिया को स्टॉक कहूं तो आज मुझे उसमें से 10 में से 8 चीजें नजर आती है। 2 चीजें मुझे थोड़ा समय लगेगा देखने को, लेकिन 10 में से 8 की रेटिंग बड़ी जबरदस्त होती है। ओके, तो यहाँ पर जबरदस्त रेटिंग डेफिनेटली मिलेगी, पूरी उम्मीद है निवेशकों की ओर से भी। खासतौर से FIIs ने हमने देखा है पिछले कई दिनों में काफी ज्यादा भरोसा इक्विटी मार्केट पर दिखाया जरूर है। एक और चीज जिस पर हम चर्चा कर रहे थे कि अब ये सरकार का एजेंडा यही होगा संजय कि एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा दे, इनोवेशन पर जोर दे, जैसे स्वाति पिरामल भी कह रही थी। जो पिछली सरकार जो UPA 2 ने आधार, नरेगा जैसे प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए और उनमें बड़े पैमाने पर पैसा भी लगाया, क्या मोदी सरकार उस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर एंटरप्रेन्योरशिप, इनोवेशन लेड ग्रोथ की तरफ कदम बढ़ा सकती है, या फिर आपको लग रहा है एक नए सिरे से शुरुआत होगी? नहीं, देखिए, एक तो मैं ये कहना चाहता हूं इस सवाल का जवाब देने के पहले कि अपने सारे मेहमानों ने जो बातें कही हैं, अगर आप उसी की लिस्ट बना करके देखें तो ये साफ हो जाता है कि जब सरकार आएगी तो एक मोटा मोटा आप अंदाज लगा सकते हैं कि इमीडिएटली वो क्या करेगी। मुझे लगता है कि कोई ना कोई मैकेनिज्म आएगा जिससे कि बहुत तेजी से प्रोजेक्ट अप्रूवल करने का काम होगा। आमतौर पर ये नॉर्मल प्रक्रिया है, जब भी नई सरकार आती है तो उनको एक ब्रीफिंग होती है, कैबिनेट सेक्रेटरी उसको लीड करते हैं, जिसमें बताते हैं कि क्या टॉप प्रायोरिटी के काम है, किस पर तुरंत फैसले होने हैं, कौन से काम ऐसे हैं जिन पर डिस्कशन चल रहा था, कौन से काम ऐसे हैं जो हमको लगता है कि प्रायोरिटी पर अब आप ऊपर ला सकते हैं। वर्क इन प्रोग्रेस की पूरी ब्रीफिंग होती है। अब हम ये तो नहीं कह सकते कि मोदी जी इसमें क्या क्या चुनेंगे, लेकिन मैं समझता हूं कि अप्रूवल एक लो हैंगिंग फ्रूट है, उस पर वो काम करेंगे। दूसरा, मुझे ये लगता है कि डायरेक्ट कैश ट्रांसफर का जो इशू है उसको वो पॉलिटिकल विरोध अपनी जगह था, लेकिन वो कन्विंस है, शायद कोई भी व्यक्ति कन्विंस होगा कि आधार एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके जरिए बहुत ज्यादा डिलीवरी सिस्टम को आप अच्छा बना सकते हैं। ये एंटी करप्शन टूल है और आप जो सब्सिडी ज्यादा देना चाहते हैं, उसकी जो फिजूल खर्ची रोकना चाहते हैं, वो आधार के जरिए हो सकता है। स्वाति जी ने जो एक बात कही थी उस पर भी मैं ध्यान आकृष्ट करूंगा। मुझे ऐसा लगता है कि डिफेंस सेक्टर में भी आप जितना उम्मीद कर रहे हैं उससे पहले बहुत सारे एक्शन शुरू होते हुए देखेंगे। और वल्लभ भाई ठीक कह रहे हैं कि IT सेक्टर को लेकर रूपी के कारण थोड़ा ध्यान तो देना पड़ेगा, और शायद दुनिया भर का जितना बिजनेस है वो हिंदुस्तान में उतना नहीं जनरेट होगा, लेकिन IT के लिए हिंदुस्तान में एक लिमिटेड लेवल पे ही सही, लेकिन बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी डेवलप होगी। वहां डर यह है कि सरकार के साथ कोई प्राइवेट एंटरप्रेन्योर बिजनेस करना तो नहीं चाहता है, लेकिन नरेंद्र मोदी के रहते ये अगर एक एश्योरेंस हो जाए कि आप IT के पूरे जितने भी कंपोनेंट हैं उसका खूब इस्तेमाल करेंगे और उसके कारण प्राइवेट सेक्टर का हिंदुस्तान का इस्तेमाल बढ़ेगा, तो IT सेक्टर को हेज करने का तरीका मुझे लगता है कि ये होने जा रहा है। आखिरी पॉइंट मैं रखना चाहता हूं 2। एक तो ये कि नेबरहुड के साथ रिलेशनशिप भी इसी ग्रोथ का एक बहुत बड़ा हिस्सा होना चाहिए। हमको बहुत ज्यादा वेस्ट ऑब्सेस्ड डिप्लोमेसी की बात करने की जरूरत नहीं है, और नेबरहुड के साथ रिश्ते जिस तरह के हैं कॉम्प्लेक्स है, इस पर हमको बहुत पेसिमिस्ट भी नहीं होना चाहिए और बहुत रोमांटिक होने की भी जरूरत नहीं है। और आखिरी बात, इस पूरे ग्रोथ कंपोनेंट में, पूरी बड़ी तस्वीर में एक चीज जो शो स्टॉपर हो सकती है वो भी अर्जेंट है, वो है एनवायरमेंटल क्राइसिस इस देश की, और उस पर चर्चा, पब्लिक डिस्कोर्स या वैसा कंपेलिंग कन्वर्सेशन बहुत कम है, और हमको लगता है कि एनवायरमेंट पर भी ध्यान देना तुरंत बहुत जरूरी होगा। बंसाली साहब, जाते जाते आखिरी सवाल, ये तो तय हो चुका है और ये साफ दिख रहा है कि मोदी ने इस चुनाव में एक ऐतिहासिक जीत हासिल की है, लेकिन मैं जानना ये चाहता हूँ आप कब कहेंगे और क्या कुछ करने के बाद कहेंगे कि मोदी ऐतिहासिक जीत के बाद इतिहास में अमर हो गए हैं? 2-3 बातें। एक, उनके प्रति मैं जो मानता हूं कि मिथ्या प्रचार किया गया कि वो कम्युनल है। दूसरा ये कि वो बिजनेसमैन के प्रधानमंत्री हैं या मुख्यमंत्री थे। और तीसरी बात कि वो डिवाइसिव हैं। और मैं समझता हूं कि केवल 1 साल के अंदर वो तीनों काम कर दिखाएंगे। और जो दूसरे हमारे जो उनको जो मतदान या जो उन्हें मैंडेट दिया गया है, वो दिया गया है नौकरी और इन्फ्लेशन के लिए। तो ये 5 मुद्दों पे मेरे ख्याल से मैं उनको देखता रहूंगा, और मुझे लगता है कि उन्हें 2 साल से ज़्यादा इन 5 कामों को उपलब्ध करने के लिए वो सक्षम है, और उससे 2 साल से ज़्यादा लगेंगे भी नहीं। संजय जी, यही सवाल आपके लिए भी,
आप किन मुद्दों पर मोदी को तोलेंगे कि वो वाकई में एक इनक्रेडिबल प्राइम मिनिस्टर साबित हुए हैं, अब तक के जितने प्राइम मिनिस्टर हैं उनसे सबसे बेहतरीन? अभी जो वल्लभ भाई ने कहा मैं उसको सिर्फ डिटो करूंगा। एग्जैक्टली यही 5 पॉइंट हैं कि उनके बारे में एक जो सामाजिक समरसता वाला इशू है, वो जाहिर है कि अभी मुस्लिम एंग्जाइटी बढ़ी हुई है, उसको एड्रेस करने के लिए वो ज़रूर कुछ करेंगे, ऐसा हमको लगता है। क्योंकि एक मजाक में हम हमेशा चर्चा में कहते रहते थे कि बीजेपी पावर में आने के बाद सेक्युलर हो जाती है। दूसरा, क्रोनी कैपिटलिस्ट लोगों को तो दरअसल अब बहुत दिक्कत आ सकती है। लेवल प्लेइंग फील्ड पे काम होगा, क्योंकि इनको ये किसी के हाथ इस्तेमाल हो जाएं इस प्रकार के व्यक्ति नहीं हैं। और तीसरी बात जो इन्होंने कहा कि इन्फ्लेशन और जॉब ये मैंडेट है, तो जो बिल्कुल 5 पॉइंट वल्लभ भाई ने बताए हैं, यही वो बुलेट पॉइंट हैं जिस पर नरेंद्र मोदी की सफलता और विफलता को हमको कसा जाना चाहिए। तो साफ तौर पर बाजार, इकोनॉमी के दिग्गज, इंडस्ट्री पूरी तरह से मोदी की इस ऐतिहासिक जीत से बेहद खुश है और अब उम्मीदें काफी बढ़ी हुई है। देखना ही होगा अब सरकार बनने के बाद किस तरह से आगे मोदी इस पूरे एजेंडा को इम्प्लीमेंट करते हैं। प्लानिंग बेहतरीन है, इसमें कोई डाउट नहीं। इम्प्लीमेंटेशन का ट्रैक रिकॉर्ड भी है। ये देखना है कि गुजरात का ट्रैक रिकॉर्ड क्या आप सेंटर में उसी तरह से लागू कर पाते हैं, और यही बाजार देखना चाहता है और यही इसी पर कसा जाएगा कि मोदी जी किस तरह के सक्सेसफुल प्राइम मिनिस्टर हुए हैं। फिलहाल वक्त है हमारे सारे एक्सपर्ट से विदा लेने का। चंदा कोचर, प्रदीप चौधरी जी, स्वाति पीरामल, नरेंद्र तनेजा जी, वल्लभ बंसल जी और संजय जी, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया इस खास चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद हमारा फोकस होगा बाजार पर। क्या चाहता है बाजार मोदी से, ये बताएंगे हम आपको इस ब्रेक के बाद। आप जुड़े रहिए हमारे साथ चुनाव महाकुंभ में।